हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि पीवाईक्यू सीरीज के ये वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और इनमें जिस तरह से हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं और ये सब बातें आपके जो चैप्टर के रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं। और यस, तो आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने आ चुका है। हम पीवाईक्यू सीरीज में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए कमेंट में काफ़ी दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे, सर कब आएगी थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आ चुकी है, ये आपके सामने है और जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट 1। अभी देखिए, ये थोड़ा सा पार्ट वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसकी भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क और एंथैल्पी, इन चार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन चार टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो आरपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, मेरे ख्याल से 6 तक पार्ट आराम से होंगे। सेकंड में हम थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, थर्ड में सेकंड लॉ एंट्रोपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, फोर्थ में हम लोग थर्ड लॉ से रिलेटेड और एंट्रोपी और फ्री एनर्जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हम जूल थॉमसन इफेक्ट आपके सिलेबस में है वो डिस्कस करेंगे और सिक्स्थ पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह जाएंगे वो हम लेंगे। तो पार्ट 6 तक हम आराम से चले जाएंगे। आप लोग बने रहिए पार्ट 6 तक। अब बात इंपॉर्टेंट यह है कि टोटल लगभग 150 क्वेश्चंस हम लोग आरपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन से कवर करने वाले हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है और एक भी पॉइंट इसमें आपका छूटने वाला नहीं है। यदि थर्मोडायनेमिक्स आपने यहां से कर लिया तो बल्ले बल्ले तो होनी ही है। यस, अब दो चीजें मेरी तरफ से। एक तो सारे जो पीवाईक्यू के वीडियो हैं वो आपको पूरे देखने हैं। यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसमें उससे जुड़ा हुआ कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कब आ जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए आपको वीडियोस पूरे देखने हैं, गलती नहीं करनी है। यस, दूसरा एक जो मैं ज्यादातर कहता नहीं हूं कि सब्सक्राइब करो, ये करो, बेल आइकन दबाओ, कभी कभी कहता हूं कि वीडियोस को शेयर कर दिया करो, तो फिर कर ही दिया करो। ठीक है, चलते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन। यस, पीवाईक्यू सीरीज थर्मोडायनेमिक्स पहला एग्जाम हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर है 2016 का और इसमें ये एग्जाम ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है उष्मा गतिकी के लिए क्या सही नहीं है। अच्छा, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर थर्मोडायनेमिक्स, क्या सही नहीं है भाई। तो इसमें देखो आप, एक पॉइंट, पहला पॉइंट कह रहा है कि फ्लो ऑफ हीट से ये डील करता है। यस, फ्लो ऑफ हीट से डील करता है। इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस अकम्पेनिंग ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। यस, जितने भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें जो एनर्जी चेंज होता है उसके बारे में ये डील करता है, कैलकुलेशन करता है, बताता है। ठीक है, और लास्ट वाला भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अंडर गिवन कंडीशन। यस, ये एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी फिजिबिलिटी ये पता लगाने में हमारी हेल्प करता है। बात एकदम सही है। जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं। द लॉज आर इट्स लॉज आर एप्लीकेबल ऑन मैटर इन बल्क। हाँ, ये बात सही है, बल्क मैटर पे ये अप्लाई होते हैं, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है आगे, एज वेल एज ऑन इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नो भाई, ये गलत वो दे दिया इन्होंने, ये चीज गलत है। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी जितने भी लॉ हैं वो सारे के सारे बल्क मैटर पे अप्लाई होते हैं। बल्क मैटर का आप समझ रहे हो ना, बल्क मैटर का मतलब है पदार्थ की बड़ी मात्रा, यानी कि एक साथ उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए। अकेले एटम पर और मॉलिक्यूल पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। सुन लो, माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होती है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन पे थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं जिसमें बल्क मैटर होता है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में वहां पर सब्सटेंस होता है। यस, तो वो हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। नंबर 3, ये वापस उसी एग्जाम से है और ये वापस कह रहा है क्या, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये लो भाई, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड नॉट करेक्ट वापस इन्होंने पूछ लिया। तो पहला इन्होंने बताया है डिफरेंस बिटवीन मोलर
हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। हाँ, ये बात सही है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका डिफरेंस गैस कांस्टेंट आर के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हाँ भाई, फर्स्ट लॉ जो हीट की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। देखो, डायरेक्शन का आइडिया देता है हमें सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ को यूज लेते हुए हम केवल कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी चेंज हुआ, बस ये। लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं कह सकता कि हीट इधर से इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। तो वो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो सेकंड लॉ बताता है ना। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स टू प्रिडिक्ट वेदर द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन करिस्पॉन्ड। यस, एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा, अपने आप होगा कि नहीं होगा, है ना, इसके बारे में हमें जानकारी देता है सेकंड लॉ। ये बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हीट इज ए टिपिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ ये इतना इतना सही है। आगे देखते हैं, विच कैन बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म टू वर्क। अरे नहीं भाई नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पूरी हीट को कभी भी कंप्लीटली हम वर्क में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आज तक ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं। ये सेकंड लॉ का भी तो एक स्टेटमेंट है ना, कि ऐसा कोई भी इंजन आज तक बना नहीं है जो हीट को 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है फोर्थ स्टेटमेंट का, ये क्या है, गलत है, इसलिए यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और ये आपका फोर्थ वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ये देखो, जिसका पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरण हो जाता है, नहीं होता भाई, हीट का पूरी तरह से कार्य में रूपांतरण नहीं होता है। ओके, अब आपका एग्जाम आ गया फर्स्ट ग्रेड 2011 फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि समदाबी प्रक्रम के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, गलत कौन सा है समदाबी प्रक्रम के लिए। अब इन्होंने कहा है कि समदाबी प्रक्रम के लिए, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस होते हैं ना, उनको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, उनके लिए गलत क्या है। तो देखो, ये बात सही है, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, यही तो होता है आइसोबारिक प्रोसेस में, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि प्रेशर आपका चेंज नहीं होता, ठीक है, चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट चेंज होती है, जो भी हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो एंथैल्पी के इक्वल होती है, ये बात भी एकदम सही है। यदि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज हो रही है ना, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, ये बात भी एकदम सही है। ये एंथैल्पी का इक्वेशन है, ये भी एकदम सही है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई होता है एंथैल्पी का इक्वेशन, ये भी एकदम सही है। ये गलत है भाई, एंथैल्पी में चेंज ये डेल्टा पीवी के इक्वल नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4, ठीक है। हिंदी मीडियम के जो साथी हैं वो हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आंसर तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज कोई नहीं होना चाहिए, वो कौन सा प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रम जिसे बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें कोई हीट चेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, है ना, कोई लेना देना नहीं होता। यस, अब आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो एसीएफ एग्जाम का है और टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2022 का भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस होने के लिए करेक्ट कंडीशन क्या है। तो एडियाबेटिक देखो प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें आपके नो हीट एक्सचेंज, यानी कि आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज कुछ नहीं होती है ना, वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। यानी कि आपकी जो सिस्टम की हीट है वो बाहर भी नहीं निकलती और बाहर से सिस्टम हीट है सिस्टम के अंदर भी नहीं जाती। इसका मतलब ये हो गया, हीट ट्रांसफर है ना, वो क्या हो गई, जीरो हो गई, हीट एक्सचेंज है ना वो जीरो हो गया। तो हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं स्मॉल क्यू से, ये बताता है हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो वो जीरो है। तो ये कंडीशन एकदम सही है इसके लिए, आपके एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू जीरो, है ना, यानी कि हीट ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस ये तो आपने समझ लिया कि वो कब होता है ना, जब Q इज इक्वल टू जीरो होता है किसी प्रोसेस में, तो उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है,
ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू जैसे ही जीरो होगा वैसे ही डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। बात आपको समझ में आई? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है यहाँ पर? डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसे कहीं कहीं आरपीएससी के क्वेश्चंस में डेल्टा ई भी बोला गया है, ठीक है। हम इसे एनसीईआरटी के हिसाब से डेल्टा यू लेके चलेंगे, डेल्टा ई आ जाए तो भी वो आपको इंटरनल एनर्जी चेंज ही मानना है। तो ये पहली बात हो गई, आपको समझ में आ गया। ये होते ही डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नंबर टू देख लीजिए और क्या क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। टोटल हीट ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखो भाई, जब हीट बाहर भी नहीं जाएगी और बाहर से अंदर भी नहीं आएगी एडियाबेटिक प्रोसेस में, इसका मतलब सिस्टम की जो टोटल हीट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस में। तीसरा देख लीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस में और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि टोटल हीट जो कंटेंट है ना, वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आता। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इनको जरा समझ लेना, याद कर लेना, कोई कुछ भी कहीं भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस आपने समझ लिया। अब ये भाई हीट और आपके जो वर्क हैं उनके कन्वेंशन की बात यहाँ पर आ गई है, यानी कि प्लस कब लगाते हैं, निगेटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क कब होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे काम जब होता है, हमेशा एक चीज देख लीजिए, जो भी पूरा साइन कन्वेंशन है प्लस और माइनस, है ना, चाहे वो डेल्टा एच के आगे लगे चाहे डेल्टा एस के आगे लगे, कहीं भी लगे, हमेशा सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखना है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो हीरो है वो कौन है? सिस्टम। इसके रेस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। अब जैसे ये हीट पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी? बिल्कुल सीधी सी बात है, यदि सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो वो निगेटिव क्यू, यदि सिस्टम में हीट अंदर जा रही है तो वो है पॉजिटिव क्यू। बात आपको समझ में आ गई है ना? ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब सिस्टम पे काम होता है तो जो काम कौन करेगा भाई? सराउंडिंग करेगा, तो उसकी एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी किसको मिलेगी? सिस्टम को मिलेगी। इसका मतलब व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम होता है, ठीक है, तो तब वो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है। बात समझ में आ गई है ना? इसी तरह से व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करता है तो किस पे काम करेगा? सराउंडिंग पे। सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी खर्च होगी, है ना? जब सिस्टम की एनर्जी खर्च होगी तो वो वर्क निगेटिव होगा। बात आपको समझ में आई? आपको याद रखना है, साइन कन्वेंशन सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नहीं देखते हैं। जाहिर सी बात है, यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, यदि सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम की खर्च होगी एनर्जी, तो यूनिवर्स की बढ़ जाएगी, है ना? और यदि सिस्टम पे काम होगा तो यूनिवर्स की एनर्जी खर्च होगी और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। बात आपको समझ में आई? ओके, उस हिसाब से डब्ल्यू का साइन तय करना है। इफ देर इज केमिस्ट 2014 का ये क्वेश्चन आ गया। इफ देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी का और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तब सिस्टम कौन सा हो गया? अरे भाई ये भी कोई बात हुई, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में खुला तंत्र जिसको बोलते हैं, उसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, एकदम खुला मैटर होता है ना? ओके, यस। केमिस्ट 2014 वापस ये क्वेश्चन आ गया, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अच्छा, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी कि सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, तो सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो भाई सिस्टम साइन निगेटिव आएगा उसका, ठीक है। ये हमने अभी बात की थी ना, यदि सिस्टम की हीट बाहर निकल रही है तो हीट का साइन होगा निगेटिव, यदि सिस्टम को हीट मिल रही है तो उसका साइन होगा पॉजिटिव। तो यहाँ सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, इसका मतलब उसका हीट का साइन पूछा है इन्होंने, क्यू इज निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट 2014 का वापस क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज स्टेटेड। अच्छा, कौन से लॉ का ये इक्वेशन है? अरे भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है, ये भी कोई बताने की बात है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे और केमिस्ट बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? टीए टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2022, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन है। अच्छा, वापस वही क्वेश्चन आ गया, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के लिए क्या व्यंजक है ना? एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ये रहा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू,
ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको आते हैं, है ना। ACF 2018 और टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी। अच्छा, इंटेंसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? गहन राशि, ठीक है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो तरह की क्वांटिटीज होती है ना थर्मोडायनेमिक्स में। एक्सटेंसिव वो होती है जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है, भाई कितना ज्यादा अमाउंट है उतनी वो जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। इंटेंसिव वो जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। बात करते हैं, देखो, एंथैल्पी हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम तो जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट, जितना ज्यादा सिस्टम होगा उतना ही, जितना ज्यादा अमाउंट होगा सब्सटेंस का उतनी ज्यादा उसकी एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी और वॉल्यूम। अब पहले ऑप्शन में एंथैल्पी आ गया, ये भी नहीं है इंटेंसिव। इसमें वॉल्यूम आ गया, इसमें वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस, ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे टेम्परेचर, आपने इतना सा लोहे का एक पीस लिया, उसका भी आप 100 डिग्री टेम्परेचर बना सकते हो। इतना बड़ा लिया, उसका भी 100 डिग्री मेंटेन कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब टेम्परेचर इंटेंसिव हो गया। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप जानते ही हो, सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है बेचारा, इसका मैटर से कोई मतलब ही नहीं है कि कितना, ऐसा थोड़ी होता है कि ज्यादा मैटर हो गया तो, ज्यादा सब्सटेंस हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एसके भी टिप तो आनी आनी चाहिए, तो वो ये है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव। ये लो भाई, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो आप बनाओगे ना तो वो इंटेंसिव होगा। एग्जांपल, मास बाई वॉल्यूम कर दो। मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, विस्तीर्ण गुण जिनको बोलते हैं वो हैं। इनका रेशियो करोगे तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी आता है ना, और डेंसिटी आपका इंटेंसिव है। बात आपको समझ में आ गई, डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। इसी तरह से अगला एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल, ये एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम ये दोनों एक्सटेंसिव है। इनका यदि आप रेशियो लोगे तो उसको मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। ये मोलरिटी भी क्या है? इंटेंसिव है। इसका मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? हमेशा इंटेंसिव होता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, जहां भी मोलर लग जाता है या स्पेसिफिक लग जाता है वो आपके इंटेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, वो एक्सटेंसिव नहीं रहते। जैसे एग्जांपल, हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्तीर्ण गुण है, लेकिन आपका स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी है वो इंटेंसिव गुण है। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। क्योंकि मोलर का मतलब ये हो गया एक मोल के लिए, तो हमने अमाउंट फिक्स कर दिया, तो अब वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। मोलर हीट कैपेसिटी तो किसी भी सब्सटेंस की सेम ही रहेगी, चाहे वो आप 1000 ग्राम ले लो, चाहे 500 ग्राम ले लो, चाहे कितना भी ले लो, ये तो एक मोल का गुण है ना, ये तो, ठीक है। तो मोलर जहां भी लग गया वो इंटेंसिव हो गया, स्पेसिफिक जहां भी लग गया वो इंटेंसिव हो गया। ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेल का ईएमएफ जानते हो ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी क्या होती है भाई? एंथैल्पी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लेकिन मोलर एंथैल्पी क्या होती है? मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो बात आप समझ गए, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, और जब भी स्पेसिफिक या मोलर लग जाता है तो वो भी इंटेंसिव होता है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं। अब फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का कौन सा है भाई? आप जानते हो पाथ फंक्शन कौन से होते हैं जो देखो, चलो स्टेट फंक्शन बता देता हूं पहले। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस थर्मोडायनेमिक्स में, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे फंक्शन जो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, है ना। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक कौन से रूट से गए हैं। मान लेते हैं इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के ये 3 रूट हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना। अब जैसे एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब क्या है? ये स्टेट फंक्शन है। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि हम 1 नंबर रूट से जाएंगे कि 2 नंबर के 3 नंबर पे। इनका जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। इनिशियल स्टेट पे यदि x है तो, और फाइनल स्टेट पे यदि y है, तो फाइनल स्टेट पर चाहे 1 नंबर रूट से आ जाओ चाहे 3 नंबर, फाइनल पे आने के बाद उनकी वैल्यू y ही रहेगी। बात आपको समझ में आई, है ना। मतलब रूट पे डिपेंड नहीं करती उनकी वैल्यू। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक किस रास्ते से गए हैं, किस पाथ से गए हैं, ठीक है। पाथ यानी रास्ता। तो पाथ फंक्शन केवल 2 है, हीट एंड वर्क, ये पाथ फंक्शन है।
है ना। इसके अलावा बाकी सब स्टेट फंक्शन है आपके, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, जितने भी टर्म है सब के सब स्टेट फंक्शन है। हीट और वर्क देखना है आपको। वर्क आ गया तो ये भी स्टेट फंक्शन का ऑप्शन नहीं है, वर्क आ गया ये भी नहीं है स्टेट फंक्शन, हीट आ गया ये भी नहीं है स्टेट फंक्शन। और नंबर 1 में देखिए वर्क भी नहीं है, हीट भी नहीं है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, तीनों स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। फर्स्ट ग्रेड 2013। अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड फॉर रिएक्शन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ना, वो बेचारा जो हीट ऑफ कंबशन है उसको मेजर करने के लिए काम आता है, दहन उष्मा उसको कैलकुलेट करने के काम आता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कभी भी हीट मेजर करते हैं, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करते हैं, तो वो जो हीट मेजर होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, एंथैल्पी नहीं होती, क्योंकि एंथैल्पी वही होती है जिसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं। जैसे लेबोरेटरी में हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हैं, वो एनवायरमेंटल प्रेशर पे होती है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एनवायरमेंटल प्रेशर। तो उस सिचुएशन में जो हीट चेंज होगी वो एंथैल्पी होगी। लेकिन बॉम्ब कैलोरीमीटर एकदम सील किया हुआ है, ये देखो स्टील का बॉम्ब है यहाँ पर, इसको बॉम्ब बोलते हैं, ये एकदम सील किया हुआ है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है वॉल्यूम चेंज होने की, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी चेंज होगा, जो भी हीट में चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो इसका मतलब ये जो हीट ऑफ कंबशन है ये इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल है। इसलिए बॉम्ब कैलोरीमीटर जब आप यूज लेते हो तब आप इंटरनल एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट करते हो, जो हीट चेंज करते हो ना, जो हीट ऑफ कंबशन में जो कैलकुलेट करते हो उसकी जो वैल्यू आती है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होती है, सॉरी। फर्स्ट ग्रेड 2013। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई, जरा हिंदी मीडियम वाले पढ़ लो। एक गैस का आयतन इसके मूल आयतन का आधा कर दिया, एक गैस का आयतन क्या किया, उसके मूल आयतन का आधा, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है ना। अब देखो भाई बड़ा गजब का आंसर है इसका। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना आपकी, उसका वॉल्यूम से कोई लेना देना ही नहीं होता, आयतन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो चेंज होगी क्या, नहीं होगी। इसलिए जो विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। आपको बात समझ में आई? मैं बताता हूँ स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं, इधर देख लो जरा, ये इसकी डेफिनेशन रही। स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, यानी कि कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है आपके पास, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हीट चाहिएगी, वो हीट आपकी क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक लग गया, मोलर लग गया, इंटेंसिव हो जाती है, ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। और जब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, डू नॉट डिपेंड। अब जब वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है तो गैस का वॉल्यूम चाहे आप इसके मूल आयतन से आधा करो, चाहे 1/4 करो, चाहे 1/8 करो, चाहे डबल कर दो, कुछ भी कर दो, स्पेसिफिक हीट जब उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही तो थोड़ी ना उसकी वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। बहुत शानदार क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड से, यहाँ कॉन्सेप्ट चाहिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2013। द वेल स्टोपर्ड थर्मस फ्लास्क, यानी कि इन्होंने कहा एक थर्मस फ्लास्क है, उसको हमने अच्छी तरह से स्टोपर्ड यानी कि उसको बंद किया हुआ अच्छी तरह से, कंटेनिंग सम आइस क्यूब्स, उसके अंदर आइस क्यूब डाले हुए हैं, बताओ कौन सा सिस्टम हो गया, अरे भाई आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ये। जब आपकी हीट आ जा नहीं सकती, मैटर भी आ जा नहीं सकता, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, है ना, विलगित तंत्र जिसको बोलते हैं, है ना, ये बताने की बात नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर एंथैल्पी, एंथैल्पी के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है, अभी देख लेते हैं। एंथैल्पी के लिए वैसे तो ये रिलेशन करेक्ट है, लेकिन इस 4 नंबर में क्या हो गया, 4 नंबर में भाई आपको इन्होंने कहा है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू CV, नहीं CV नहीं होता, डेल्टा एच के इक्वेशन में CP आता है, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो आता है। यहाँ पर CP माइनस CV इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट होता है, एंथैल्पी नहीं होता, ये वैसे गलत है और ये भी गलत है, केवल 2 नंबर सही है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये एंथैल्पी में चेंज का इक्वेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है ना, तो एंथैल्पी के लिए यही सही है। 2015 वापस इन्होंने पूछ लिया विस्तीर्ण गुण, यानी कि आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो अमाउंट सिस्टम में कितना अमाउंट है ना, सब्सटेंस का, उस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ज्यादा तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा
वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, हीट कैपेसिटी अमाउंट पे डिपेंड करती है, इसलिए यही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उष्माधारिता, लेकिन स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव नहीं है, वो इंटेंसिव है। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री GWD 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा विस्तीर्ण गुण है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वापस आ गया। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है भाई। अच्छा हाँ, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये स्पेसिफिक लगा दिया ना, इसलिए ये इंटेंसिव हो गई आपकी, और ये प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, विस्तीर्ण गुण है, आयतन। फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये आपको सरप्राइज होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 6.7। जरा देख लो इसको, 701 जूल वैल्यू है और 394 की वैल्यू है। अभी बताता हूँ आपको ये कहाँ है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, आ जा भाई एक्सरसाइज 6.7, और ये आ गई आपकी एक्सरसाइज 6.7। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, आ गई, ये रही